धौलाधार की पहाड़ियों से घिरा एक छोटा सा गांव था, बरसौली। सर्दी ऐसी कि आदमी बोलते बोलते बीच में रुक जाए, क्योंकि मुंह से निकलती सांस खुद ही धुएं की तरह जम सी जाती। रास्तों पर बर्फ की पतली परत नहीं थी, पर हवा में ऐसी चुभन थी कि उंगलियों की नसें भी अकड़ जाएं। गांव के ज्यादातर घरों में दरवाजे आधे बंद, खिड़कियों पर पुराने बोरे और आंगनों में सन्नाटा, जैसे ठंड ने आवाज तक को दबा दिया हो। पर उसी गांव में एक आदमी था जो रोज सुबह उठकर अपनी मजबूरी को कंधे पर टांग लेता। उसका नाम था सलमान दास। लोग उसे बस सलमान कह देते। उसके पास एक पुराना रिक्शा था, जिसके पहिए बार बार हवा मांगते थे और चेन अक्सर उतर जाती थी। फिर भी वह उसी रिक्शे पर अपने 2 बच्चों की भूख और पत्नी की चिंता ढोता था। सलमान ने फटा हुआ मफलर गर्दन में कसकर लपेटा। उसने हथेलियों में फूंक मारी, फिर आसमान की तरफ देखा। हे मालिक, आज कुछ सवारी मिल जाए। बच्चे कल से दूध मांग रहे हैं। घर में चावल है पर दूध नहीं, और बिना दूध के छोटे पेट कैसे भरेंगे। वह रिक्शा लेकर मुख्य सड़क की तरफ निकला। सड़क पर पांव रखने से पहले उसने पैडल को हल्का सा हिलाकर देखा कि कहीं जाम तो नहीं। हवा इतनी तेज थी कि रिक्शे की घंटी भी ठंड से कराहती सी लगी। सलमान ने पैडल मारा और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। गांव की गलियों में रोज की हलचल भी जम गई थी। खेतों की मेड़ पर बैठने वाले बुजुर्ग घरों में दुबक गए थे। चौपाल पर अलाव तो जल रहा था, मगर उस अलाव के आसपास भी बस 2-4 लोग ही दिखते थे। सलमान हर मोड़ पर उम्मीद की नजर रखता, कहीं कोई हाथ उठा दे, कहीं कोई आवाज लगा दे। तभी उसने देखा कि स्कूल की वर्दी पहने कुछ बच्चे सड़क किनारे खड़े हैं। उनके साथ एक आदमी भी था, शायद बच्चों का पिता। सलमान ने रिक्शा धीमा किया और पास जाकर रुक गया। उसने विनम्रता से कहा, साहब, बच्चों को स्कूल छोड़ दूं? रास्ता फिसलन वाला है, ठंड भी बहुत है। आदमी ने सलमान को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके फटे मफलर, जूतों के उखड़े तले और कांपते हाथ। फिर उसने नाक सिकोड़कर कहा, अरे भाई, इतनी ठंड में तू रिक्शा चला भी पाएगा? बच्चों को गिरा देगा तो रहने दे, हम ऑटो कर लेंगे। सलमान की आंखों में जैसे एक पल को धुंध उतर आई। वह कुछ बोलना चाहता था, पर बोल न सका। बस हल्की आवाज में कहा, ठीक है साहब, जैसा आप ठीक समझें। आदमी बच्चों को लेकर आगे बढ़ गया और बच्चों में से एक ने पलटकर सलमान को देखा भी नहीं। सलमान ने रिक्शे की हैंडल कसकर पकड़ी। उसके गले में कोई शब्द अटक गया था। उसने रिक्शा धीरे से पीछे मोड़ा, मानो उस ना ने उसकी हिम्मत को भी मोड़ दिया हो। थोड़ी दूर पर एक चाय का ठेला था, जहां अंगीठी में आग जल रही थी। ठेले वाले का नाम मंगलू था। गांव का सीधा सादा आदमी, मगर दिल बड़ा। सलमान आग के पास रुका और हाथ सेकने लगा। उंगलियां सुन्न थीं, जैसे लकड़ी की बनी हों। मंगलू ने उसे देखते ही कहा, अरे सलमान भैया, इधर आ गया, चाय पी ले, तन में जान लौट आएगी। सलमान ने नजरें झुका ली। मंगलू, तेरे पास मेरा उधार बहुत हो गया है। पहले पुराना हिसाब दूंगा, फिर चाय पीऊंगा। ऐसे रोज रोज उधार ठीक नहीं। मंगलू ने झट से कप उठाया और बोला, उधार वधार छोड़, तू मेहनती आदमी है, आज नहीं तो कल दे देगा, लेकिन अभी ये ठंड तेरे प्राण ना निकाल दे। ले पी ले। सलमान ने झिझकते हुए कहा, ठीक है, पर छोटा कप देना, बस गला गर्म कर लूं। मंगलू ने छोटा कप भर कर दिया। सलमान ने घूंट लिया तो लगा जैसे सीने में बुझी आग फिर सुलग गई हो। अभी वह चाय का दूसरा घूंट लेने ही वाला था कि वहीं एक युवती आकर रुकी। उसने मोटा ऊनी कोट पहना था, सिर पर टोपी और हाथ में भारी बैग। उसके चेहरे पर जल्दी थी, जैसे एक एक मिनट उसका पीछा कर रहा हो। उसने सलमान की तरफ देखा और बोली, काका, रेलवे स्टेशन तक जाना है, रिक्शा ले चलोगे? सलमान के चेहरे पर एक पल को अविश्वास और फिर राहत उतर आई। वह तुरंत सीधा हुआ। हाँ बिटिया, क्यों नहीं, बस बैठ जा, अभी चल देते हैं। युवती रिक्शे पर बैठी। सलमान ने पैडल मारा। ठंड के कारण उसकी टांगें जकड़ी थीं, फिर भी उसने रफ्तार कम नहीं की। सड़क पर हवा सीधे चेहरे पर चाकू जैसी लग रही थी। युवती ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोली, काका, आप बहुत कांप रहे हो, आप ठीक तो हो? सलमान ने हल्की हंसी में जवाब दिया, ठंड तो सबको लगती है बेटी, पर रोज ही ठंड नहीं देखती। युवती ने कहा, लेकिन आप बीमार पड़ गए तो घर में कौन संभालेगा? सलमान ने आंखें सामने रखीं। घर की ही वजह से तो चल रहा हूँ बेटी, तुम्हें स्टेशन पहुंचाना है, बस यही सोचकर पैडल मार रहा हूँ। रास्ते में एक जगह सड़क टूटी हुई थी। रिक्शा उछला, युवती का बैग हिल गया। सलमान ने तुरंत हैंडल संभाला। युवती घबरा गई।
काका धीरे, गिर न जाएं। सलमान ने फौरन कहा। डर मत बेटी, ये रिक्शा बूढ़ा है, पर मालिक की नीयत सही हो तो मंजिल मिल ही जाती है। कुछ देर बाद स्टेशन का बोर्ड दिखा। सलमान ने आखिरी मोड़ पर पैडल तेज कर दिया। स्टेशन के बाहर उसने रिक्शा रोका। युवती उतरी और पर्स निकालते हुए बोली, काका कितना हुआ किराया? सलमान ने बिना सोच के कहा, बस 25 रुपये दे दे बेटी। युवती चौंकी। इतनी ठंड में इतना भारी बैग और आप 25 रुपए? नहीं काका, ये तो बहुत कम है। उसने 100 रुपये का नोट निकालकर सलमान की हथेली पर रख दिया। सलमान ने घबरा कर हाथ पीछे किया। नहीं बेटी, इतना नहीं, मैं 25 ही लूंगा। ज्यादा लिया तो मन पर बोझ रहेगा। युवती ने शांत आवाज में कहा। काका, बोझ तो आपकी मेहनत उठा रही है। ये मेरे लिए छोटा सा धन्यवाद समझो। आप जैसे ईमानदार लोग कम हैं, रख लो। सलमान की आंखें नम हो गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, भगवान तेरा भला करे बेटी, हमेशा खुश रह। युवती ने मुस्कुराकर हाथ जोड़ दिए और स्टेशन के अंदर चली गई। सलमान ने नोट को जेब में रखा, जैसे डर हो कि कहीं हवा उसे भी न उड़ा ले जाए। वह लौटने लगा, पर अब हवा और तेज हो चुकी थी। उसके होंठ सूखकर सफेद पड़ने लगे थे, गाल लाल और कान जलते से लग रहे थे। वापस आते हुए जैसे ही वह अपनी गली की ओर मुड़ा, उसने देखा एक बूढ़ी औरत अलाव के पास बैठी है। उसके साथ एक छोटा बच्चा था जो जोर जोर से खांस रहा था, खांसी ऐसी कि जैसे सीने में कांटे चुभ रहे हों। सलमान ने रिक्शा रोका और पास जाकर बोला, अम्मा, बच्चे को क्या हुआ? इतनी भयंकर खांसी? बूढ़ी औरत ने थकी आवाज में कहा, क्या बताऊं बेटा, 3 दिन से बुखार है, दवाई के पैसे नहीं, घर में जो था सब खत्म हो गया। सलमान के अंदर कुछ टूट सा गया। उसने जेब में हाथ डाला और वहीं 40 रुपये निकाले। वह पल भर रुका। उसे याद आया उसके बच्चे दूध मांग रहे हैं। फिर उसने खुद को डांटा, अगर आज किसी का बच्चा बच सकता है तो मेरा दूध कल भी आ जाएगा। उसने नोट से 30 रुपये अलग किए और बूढ़ी औरत के हाथ में रख दिए। अम्मा, ये ले, बच्चे को दवाई दिला देना। बूढ़ी औरत घबरा गई। अरे नहीं बेटा, तेरे घर में भी तो बच्चे हैं, तू क्यों? सलमान ने उसकी बात काट दी। बच्चे सबके एक जैसे होते हैं अम्मा, ले जा और देर मत कर। बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। वह कांपते हाथों से पैसे पकड़कर बोल पड़ी, भगवान तुझे रखे बेटा, तेरे घर में कभी कमी ना आए। सलमान ने रिक्शा मोड़ा और घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा अंदर उसकी पत्नी नसीमा और दोनों बच्चे अयान और मीरा पुराने कंबल में एक दूसरे से चिपके बैठे हैं। मिट्टी की दीवारों से ठंड टपक रही थी। नसीमा ने सलमान को देखते ही पूछा, इतनी देर कर दी आज? सलमान ने मुस्कान ओढ़कर कहा, थोड़ी दूर की सवारी मिली थी, स्टेशन तक छोड़ना पड़ा। अयान तुरंत बोला, अब्बा दूध लाए, बहुत भूख लगी है। सलमान के दिल में चुभन हुई। उसने जेब से पैसे निकाले। अब उसके पास 70 रुपये बचे थे। उसने नसीमा की हथेली पर रख दिए और कहा, हाँ, जाकर दूध ले आ, बच्चों को ठंड में ताकत चाहिए। नसीमा ने पैसे देखे तो उसकी आंखों में सवाल उतर आया। इतने कम? उसने कुछ नहीं पूछा, पर समझ गई कि सलमान ने कहीं कुछ त्याग किया है। उसने धीरे से कहा, तुम भी कुछ खा लो, दिन भर बाहर रहे। सलमान ने जल्दी से जवाब दिया, मैं रास्ते में खा आया, तू बच्चों का देख। रात बढ़ी। हवा दरवाजे के नीचे से सीटी मारती अंदर घुस रही थी। नसीमा ने बच्चों पर 2 पुराने कंबल डाल दिए। सलमान कमरे के एक कोने में बैठा था। अंगीठी की हल्की गर्मी उसके चेहरे तक पहुंच रही थी, पर ठंड फिर भी हड्डियों में थी। नसीमा ने चिंतित होकर कहा, इतनी ठंड में मत निकला करो, तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। सलमान ने गहरी सांस ली। अगर मैं न निकला तो ये दोनों कैसे पलेंगे? मेहनत ही तो हमारा सहारा है। नसीमा की आंखें नम हो गईं। वह कुछ कहती, उससे पहले दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। धड़ धड़ धड़। सलमान चौंक गया। इतनी रात को कौन? सलमान ने दरवाजा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था। कपड़े हवा में फड़फड़ा रहे थे, आंखों में डर। उसने हांफते हुए कहा, भाई जल्दी चलो, मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है, उसे अस्पताल ले जाना है। टैक्सी नहीं मिल रही, कोई गाड़ी नहीं। सलमान ने एक पल के लिए बाहर की कड़क ठंड और अंधेरा देखा। फिर उसने नसीमा की तरफ देखा जो डर से उसका हाथ पकड़ चुकी थी। नसीमा बोली, मत जाओ, अभी अभी तो तुम संभले हो। सलमान ने आदमी की आंखों में देखा। वह सच में टूट रहा था। सलमान ने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा, किसी की जान पर बनी है नसीमा,
अगर आज मैं रुक गया तो कल किसी और का बच्चा रोएगा। नसीमा ने उसकी आंखों में देखा और चुप हो गई। सलमान ने मफलर कसकर बांधा, रिक्शा निकाला और उस आदमी को इशारा किया। बैठाओ उन्हें, जल्दी। कुछ ही देर में बीमार औरत रिक्शे पर थी। आदमी उसे संभाल कर बैठा था और बार बार कह रहा था, पानी पानी। सलमान ने पैडल तेज कर दिया। रात की हवा अब और धारदार हो गई थी। सड़क सुनसान थी, बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आती। रास्ते में एक जगह गड्ढा था। रिक्शा हिचकोला खा गया। आदमी घबरा कर बोला, भाई संभाल के, आगे गड्ढा है। सलमान ने हैंडल कसकर पकड़ा। माफ करना, पर रुक नहीं सकते। देर हुई तो नुकसान हो जाएगा। उसने पैडल और तेज मार दिया। थोड़ी दूर पर अचानक पुलिस की जीप आकर सामने खड़ी हो गई। तेज रोशनी सलमान की आंखों पर पड़ी। एक सिपाही ने ऊंची आवाज में कहा, रात के 11 बजे कहाँ जा रहे हो? इलाके में पाबंदी है। किसकी इजाजत से घूम रहे? आदमी रोते हुए बोला, साहब, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, अस्पताल ले जा रहे हैं। सिपाही ने टॉर्च से औरत का चेहरा देखा। उसका हाल सच में बुरा था। सिपाही का स्वर नरम पड़ा। ये तो बहुत खराब हालत में है। रुको, हम गाड़ी से छोड़ देते हैं। सलमान ने जल्दी से कहा, साहब, आपकी दया है, पर वो रिक्शे में ज्यादा आराम से बैठी है। बस आप रास्ता साफ करा दीजिए। सिपाही ने सलमान की हिम्मत देखी। उसने सिर हिलाया। अब रिक्शा पुलिस की रोशनी में दौड़ने लगा। रास्ते के मोड़ साफ दिखने लगे। सलमान को लग रहा था जैसे उसकी टांगों में जान खत्म हो रही है, पर उसने दांत भींच रखे थे। अस्पताल का बोर्ड दिखा तो उसने आखिरी ताकत लगा दी। अस्पताल के गेट पर पहुंचते ही स्टाफ दौड़कर आया। औरत को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। डॉक्टरों ने उसे अंदर ले लिया। आदमी वहीं कांपते हाथों से प्रार्थना करने लगा। सलमान एक दीवार के सहारे खड़ा रहा, सांसें तेज, माथे पर ठंडा पसीना और शरीर सुन्न। कुछ मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने गंभीरता से कहा, अगर 5 मिनट देर हो जाती तो मरीज नहीं बचती। जिसने भी इन्हें इस ठंड में यहाँ पहुंचाया, उसने आज एक जान बचाई है। आदमी दौड़कर सलमान के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे। भाई, तुमने आज मेरी पत्नी नहीं, मेरी पूरी दुनिया बचाई है। सलमान ने थकी आवाज में बस इतना कहा। हम भी तो इंसान हैं भाई। इंसानियत न निभाएं तो फिर इंसान किस बात के। इतना कहते ही सलमान की टांगें कांपने लगीं। आंखों के सामने अंधेरा सा आया और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। आदमी चीख पड़ा, डॉक्टर साहब, जल्दी आइए, ये रिक्शा वाला बेहोश हो गया। सलमान को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। डॉक्टर ने उसके हाथ पैर छुए तो बोले, ये ठंड में बहुत देर रहा है। शरीर का तापमान खतरनाक रूप से गिर गया है। तुरंत दवाइयों और गर्म उपचार की जरूरत है, पर खर्चा ज्यादा आएगा। आदमी ने बिना रुके कहा, पैसों की चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, जो लगेगा मैं दूंगा, बस इन्हें बचा लीजिए। इलाज शुरू हुआ। नर्सें गरम कंबल लाईं, इंजेक्शन लगे और सलमान के होठों पर धीरे धीरे रंग लौटा। कुछ घंटों में सलमान की सांसें स्थिर हुईं। उधर औरत भी खतरे से बाहर आ गई। सुबह होते होते डॉक्टर ने कहा, अब दोनों ठीक हैं। ध्यान रखना, इन्हें फिर ऐसी ठंड में ज्यादा देर मत रहने देना। आदमी और वही सिपाही सलमान को उसके घर छोड़ने निकले। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। नसीमा दौड़कर बाहर आई। उसकी आंखों में डर था। क्या हुआ? सलमान कहाँ है? सिपाही ने समझाया, भाभी जी, घबराइए मत। ये रात में बीमार औरत को अस्पताल ले गए थे। खुद ठंड में बीमार पड़ गए थे। अब ठीक है, देखभाल कीजिए। नसीमा की आंखें भर आईं। मैंने मना किया था, फिर भी चले गए। उसने सलमान को सहारा देकर अंदर लिटाया। सलमान कमजोर आवाज में बोला, नसीमा, किसी की जान बच गई, बस यही काफी है। नसीमा ने सख्त लेकिन कांपती आवाज में कहा, आज से रिक्शा चलाना बंद, समझे? तुम ऐसे ही ठंड में निकलते रहे तो एक दिन लौटोगे ही नहीं। सलमान ने दर्द भरी हंसी में कहा, अगर मैं रिक्शा नहीं चलाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? बच्चों को कौन खिलाएगा? नसीमा कुछ पल चुप रही। फिर उसकी आंखों में जैसे एक विचार चमका। एक काम करते हैं, तुम जानते हो मेरे हाथ के समोसे गांव में कितने पसंद किए जाते हैं। ठंड बढ़ रही है, लोग गर्म चीजें हाथों हाथ लेंगे, हम समोसे बेचेंगे। सलमान ने हैरानी से देखा। समोसे? पर सामान के पैसे? नसीमा ने भरोसे से कहा, कुछ पैसे मैंने बचा कर रखे हैं, बाकी जरूरत पड़े तो सेठ से उधार ले लेंगे। कमाई शुरू हुई तो धीरे धीरे चुका देंगे। सलमान ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारा दिमाग सच में तेज है, पर बाहर बारिश भी हो रही है और मेरी तबीयत भी। नसीमा ने कहा, ठीक है, सुबह देखेंगे, अभी आराम करो। दोनों अलाव के पास बैठे हाथ सेकते रहे और थकान के मारे सो गए।
अगली सुबह सलमान मन में उम्मीद लेकर गांव के सेठ हरनारायण के घर पहुंचा। सेठ आंगन में खड़ा अपने नौकर को डांट रहा था। अरे नालायक, 3 बार कहा था हिसाब ठीक रखना। मेरे सामने गलती निकली तो नौकरी से निकाल दूंगा। उसी बीच सेठ की नजर सलमान पर पड़ी। उसका स्वर अचानक मीठा हो गया। अरे सलमान, आओ भाई, कैसे आना हुआ? सलमान ने हाथ जोड़कर कहा। सेठ जी, थोड़े पैसों की जरूरत है, अगर आप मदद कर दें तो। सेठ ने कुर्सी खिसकाई। हाँ हाँ बोलो, कितने चाहिए? सलमान ने हिम्मत करके कहा। ज्यादा नहीं सेठ जी, बस 5,000 रुपए। सेठ ने होंठ दबाए, फिर बोला। 5,000 मिल जाएंगे, लेकिन एक शर्त है, समय पर वापस नहीं किए तो खेत के किनारे वाली तुम्हारी छोटी जमीन वो मेरे नाम कर दोगे। सलमान के भीतर डर दौड़ गया। वही जमीन तो उसकी माँ की निशानी थी, पर मजबूरी भी सामने थी। घर, बच्चे, नसीमा की योजना। वह कुछ पल चुप रहा, फिर सिर झुकाकर बोला। ठीक है सेठ जी, मंजूर है, मैं मेहनत करके आपका पैसा लौटा दूंगा। सेठ ने नकली अपनापन दिखाते हुए कहा। बस यही तो चाहिए था। उसने नोटों की गड्डी आगे बढ़ाई। लो, और याद रखना, समय पर हिसाब चाहिए। सलमान पैसे लेकर भारी मन से घर लौटा। नसीमा दरवाजे पर ही थी। सलमान ने झोला दिखाकर कहा। ले आया, पर शर्त बहुत कड़ी है, समय पर नहीं चुका पाए तो जमीन ले लेगा। नसीमा ने उसकी बात काट दी। आप चिंता मत करो, मौसम ठंडा है और लोग गरम समोसे खरीदेंगे। हम पैसा भी चुका देंगे और घर भी संभाल लेंगे। सलमान ने डरते हुए कहा। कहीं ऐसा ना हो कि पैसा भी डूब जाए और जमीन भी। नसीमा ने उसके हाथ पर हाथ रखा। भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। उसी दिन सलमान बाजार से आलू, आटा, तेल और मसाले ले आया। नसीमा चूल्हे के पास बैठ गई। आटे की लोइयां बनी, आलू मसाला भुना और फिर कड़ाही में तेल चढ़ा। समोसे तलते वक्त जो खुशबू उठी, उसने ठंड में भी घर को गर्म कर दिया। नसीमा ने टोकरी में समोसे सजाकर सलमान को पकड़ा दिए। ले जाइए और सुनिए, आवाज में दम रखना, लोग स्वाद से पहले आवाज सुनते हैं। सलमान मुस्कुराया। ठीक है, आज देखेंगे किस्मत। वह टोकरी सिर पर रखकर गलियों में निकला। गरम गरम समोसे, ऐसे समोसे कि एक बार खाओगे तो स्वाद याद रहेगा। आओ बहन जी, आओ भैया जी। पहली गली में लोग खिड़कियों से झांक रहे थे। दूसरी गली में एक औरत रुकी। उसने समोसे को देखकर कहा। भैया, ताजा हैं? सलमान ने तुरंत कहा। बहन जी, अभी अभी तले हैं, बस 3 रुपये का एक। औरत ने कहा। चलो 5 दे दो। सलमान ने समोसे दिए। औरत ने एक कौर लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह, ये तो कमाल है। भाभी के हाथ में जादू है क्या? वह हंसकर बोली। कल फिर लेना है। सलमान के चेहरे पर पहली बार कई दिनों बाद उम्मीद की चमक आई। वह चौपाल की ओर बढ़ा। वहाँ अलाव जल रहा था और लोग हाथ सेंक रहे थे। सलमान ने आवाज लगाई। गरम समोसे, ठंड भगाओ, समोसे खाओ। धीरे धीरे लोग इकट्ठा होने लगे। कोई बोला, भैया 1 देना। दूसरा बोला, 2 देना। तीसरा बोला, अरे ये तो बाहर से कुरकुरा और अंदर से मसालेदार। कुछ ही देर में टोकरी आधी और फिर पूरी खाली हो गई। सलमान ने नोट गिने तो दिल धड़क उठा। आज सच में शुरुआत हो गई थी। शाम को वह थका हुआ पर खुश होकर घर आया। अंदर आते ही बोला। नसीमा, पानी। नसीमा ने पानी देते हुए पूछा। बताइए, बिके या नहीं? सलमान ने शरारत से कहा। नहीं, एक भी नहीं बिका। नसीमा का चेहरा उतर गया। क्या? मैंने तो कहा था लोग खरीदेंगे। अब क्या करेंगे? पैसे डूब गए। उसकी आंखें भर आईं। तभी सलमान हंस पड़ा। अरे पगली, सारे बिक गए, एक भी नहीं बचा। लोग पूछ रहे थे कल फिर कब आओगे। नसीमा के चेहरे पर राहत छा गई। सलमान ने कमाई के पैसे उसके हाथ में रखे। नसीमा ने उन्हें संभालकर अलमारी में रखा, जैसे कोई खजाना हो। उस रात बच्चों के लिए दूध आया और घर में पहली बार ठंड कम लगी। अगली सुबह फिर समोसे बने। अब खुशबू पहले से भी तेज थी, क्योंकि नसीमा का भरोसा बढ़ गया था। सलमान फिर टोकरी लेकर निकला। इस बार लोग खुद उसे रोकने लगे। एक आदमी आया और बोला। सुना है तुम्हारे समोसे बड़े मशहूर हो गए, 50 रुपये के दे दो। सलमान ने हंसकर कहा। क्यों नहीं भाई, अभी देता हूँ। आदमी ने खाया तो बोला, सच में कमाल है, ये तो गांव की शान बन जाएगा। चौपाल पर भीड़ बढ़ती गई। लोग कहने लगे, भैया जल्दी देना, कहीं खत्म ना हो जाए। और सच में कुछ ही देर में समोसे खत्म। सलमान घर लौटकर बोला। नसीमा, अब टोकरी से काम नहीं चलेगा, लोग ज्यादा मांग रहे हैं। नसीमा ने फौरन कहा। तो क्यों ना आपका पुराना रिक्शा ही ठेला बन जाए।
ठेले पर रखकर बेचेंगे तो ज्यादा लोग आएंगे और सामान भी ज्यादा ले जा पाएंगे। अगले दिन सलमान अपना पुराना रिक्शा लेकर कस्बे के एक कारीगर के पास गया। भाई, इसे ठेला बना दे, मजबूत और साफ सुथरा। कारीगर ने कहा, हो जाएगा, शाम तक ले जाना। शाम होते होते रिक्शा एक छोटे साफ सुथरे ठेले में बदल गया। आगे लकड़ी का प्लेटफॉर्म, ऊपर छतरी और किनारे में डिब्बे। सलमान उसे देखकर खुश हो गया। अब सलमान ठेले पर समोसे बेचने लगा। भीड़ और बढ़ी, कमाई पहले से कई गुना हो गई। ठंड के दिनों में गरम समोसे जैसे गांव की जरूरत बन गए। एक शाम सलमान और नसीमा अलाव के पास बैठे थे। बाहर हवा चल रही थी, पर घर में उम्मीद की गर्मी थी। तभी गांव का मुखिया प्रधान देवकिशन आया। उसने कहा, सलमान भाई, तुम्हारे समोसों की चर्चा अब तहसील तक पहुंच गई है। 3 दिन बाद मेरी बेटी की बड्ढी शादी है। शहर से भी मेहमान आ रहे हैं। क्या तुम 500 मेहमानों के लिए गर्मा गर्म समोसे बना दोगे? सलमान ने हाथ जोड़कर कहा, प्रधान जी, ये तो मेरे लिए खुशनसीबी है। आप भरोसा रखिए, स्वाद और शुद्धता में कोई कमी नहीं आएगी। हम समय पर सब तैयार कर देंगे। प्रधान ने थपकी दी और बोले, ठीक है, कल सुबह सामान की सूची ले जाना और यह कुछ पैसे अग्रिम एडवांस रख लो। प्रधान के जाने के बाद सलमान और नसीमा की आंखों में चमक थी, पर यह काम आसान नहीं था। 500 लोगों के लिए समोसे तैयार करना उनके छोटे से चूल्हे के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अगले 2 दिन सलमान और नसीमा ने दिन रात एक कर दिया। अयान और मीरा भी छोटे छोटे कामों में हाथ बंटा रहे थे। घर में आलू उबलने और मसालों की खुशबू ऐसी बसी थी कि मोहल्ले वाले भी खिड़कियों से झांकने लगे। शादी वाले दिन सुबह से ही आसमान का मिजाज बदल गया। देखते ही देखते बरसौली में भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ों की टहनियां टूटने लगीं। पूरा गांव सफेद चादर में ढक गया और रास्ते जाम हो गए। नसीमा घबरा गई। सुनिए, इतनी बर्फ में आप पहाड़ी के ऊपर प्रधान जी के घर कैसे पहुंचेंगे? रास्ता बहुत फिसलन भरा है और कोई गाड़ी भी नहीं चल रही। सलमान ने अपने पुराने रिक्शे से बने ठेले की तरफ देखा। उसने हिम्मत नहीं हारी। नसीमा, यह सिर्फ समोसे नहीं, हमारी ईमानदारी का इम्तिहान है। अगर आज हमने भरोसा तोड़ दिया तो हमारी मेहनत की कोई कीमत नहीं रहेगी। सलमान ने ठेले के पहियों पर पुरानी जंजीरें बांधी ताकि वे बर्फ पर न फिसलें। उसने मफलर कसकर बांधा और समोसों की टोकरियों को गर्म कपड़ों से ढक दिया ताकि वे ठंडे न हों। रास्ता पहाड़ी चढ़ाई वाला था। हवा सलमान के सीने को चीर रही थी और बर्फ की वजह से पैडल मारना नामुमकिन था। सलमान ठेले से उतरा और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का देने लगा। उसके जूतों के तले घिस चुके थे, पैर बर्फ में ढंस रहे थे, पर उसके दिमाग में अपने बच्चों का स्कूल और नसीमा का भरोसा था। आधे रास्ते में एक जगह ठेला फंस गया। सलमान ने हार नहीं मानी। उसने अपना कंधा ठेले के नीचे लगाया और एक जोर की हुंकार भरी। रिक्शा खींचने के उन सालों के तजुर्बे ने उसे वह ताकत दी जो किसी मशीन में भी नहीं थी। जब सलमान प्रधान जी के घर पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। शहर से आने वाला हलवाई और गाड़ियां बर्फ में फंस चुकी थीं। मेहमान भूखे थे और प्रधान जी बहुत परेशान थे। तभी घंटी की आवाज सुनाई दी। सलमान बर्फ से पूरी तरह लथपथ, कांपते हाथों से अपना ठेला खींचता हुआ अंदर आया। प्रधान जी दौड़ कर आए। सलमान, तुम इस तूफान में भी आ गए? मुझे लगा आज मेरी नाक कट जाएगी। सलमान ने हाँफते हुए मुस्कुरा कर कहा, वादा किया था प्रधान जी, और गरीब की जुबान ही उसका ईमान होती है। जब मेहमानों के सामने वे कुरकुरे भाप छोड़ते मसालेदार समोसे पहुंचे तो हर कोई स्वाद का दीवाना हो गया। शहर से आए मेहमानों ने कहा, साहब, ऐसा स्वाद तो दिल्ली चंडीगढ़ के बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। प्रधान जी इतने खुश हुए कि उन्होंने सलमान को तय पैसों के अलावा बद्धा इनाम भी दिया और उसे गांव के हर सरकारी कार्यक्रम में खाना खिलाने का स्थायी कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया। अगले दिन धूप खिली थी। सलमान सबसे पहले सेठ हरनारायण के घर पहुंचा। उसने झोले से नोट निकाले और सेठ के सामने रख दिए। ये लीजिए सेठ जी, आपके 5000 रुपये और यह ऊपर से ब्याज। मेरी जमीन के कागज अब मुझे लौटा दीजिए। सेठ, जो कल तक सलमान को नीचा दिखा रहा था, आज उसकी हिम्मत देखकर दंग था। उसने सम्मान के साथ कागज लौटाए। आज बरसौली की सुबह अलग थी। सलमान का पुराना रिक्शा अब एक शानदार चमकदार ठेले में बदल चुका था। नसीमा के चेहरे पर अब चिंता की लकीरें नहीं, सुकून की मुस्कान थी। अयान और मीरा गांव के सबसे अच्छे स्कूल की नीली वर्दी पहनकर हाथ में बस्ता लिए घर से बाहर निकले।
जाते जाते अयान ने पीछे मुद्दा कर कहा, अब्बा, आज शाम को आप हमें लेने स्कूल आओगे ना? सलमान ने नम आंखों से सिर हिलाया। उसने अपने रिक्शे को प्यार से छुआ, जिसने उसे फर्श से अर्श तक पहुंचाया था। बरसौली के अलावों के पास आज भी यह कहानी सुनाई जाती है कि जब इंसान अपनी मजबूरी को अपनी ताकत बना लेता है तो पहाड़ जैसी मुसीबतें भी रास्ता छोड़ देती हैं। मैंने तो नाइट शिफ्ट यात्रा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दिया। और आपने अगर नहीं किया तो अभी कर लो।